नमस्कार, हेलो डीडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रिंस गुप्ता। हर बार की तरह इस बार भी एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं जो आप हम सबसे आम जन सरोकार से जुड़ा है। रेल यात्री सुविधाएं और आमजन, उस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर से इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं कमलेश सेन जी, जो रेल सलाहकार समिति के सदस्य हैं पश्चिम मध्य रेलवे के, और इस विषय पर आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं। सीधे आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हमें फ़ोन उठाइए, कॉल लगाइए। हमारा नंबर है 0755266049। दूसरा नंबर है 0755266032। तो इस पर आप कॉल करके हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। सन साहब, काफ़ी कुछ बातें आज हम करेंगे रेल सुविधाओं से जुड़ी हुई, रेल यात्रियों से जुड़ी हुई। ख़ास तौर से आप रेल सलाहकार समिति के सदस्य हैं और पश्चिम मध्य, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है रेल का, उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और ख़ासतौर से रेल बोर्ड और रेल और आमजन के बीच आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ख़ास तौर से अगर हम एक नज़रिए से देखें इस क्षेत्र की रेल सुविधाओं को, तो क्या परसेप्शन है आपका, किस तरह की हैं और किस तरह की अगर नहीं है तो होना चाहिए, कुछ खास जो नहीं है जो होना चाहिए? सबसे पहले हेलो डीडी के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बहुत ही अच्छा विषय आज आपने चुना है जो आमजन से जुड़ा हुआ है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल और जबलपुर कोटा, उसमें तीनों डिवीजन्स आते हैं। यात्रियों की बेहतर, सरल, सस्ती और सुगम यात्रा के लिए निरंतर प्रयासरत है और उसमें कई सुधार किए भी हैं। आज अगर यात्रियों से ये जानकारी ली जाए कि वो अपनी यात्रा पहले की अपेक्षा 15 वर्ष 20 वर्ष पूर्व की यात्रा में आज में क्या अंतर पाते हैं, तो वो अपने अनुभव सकारात्मक दृष्टि से ही आपके साथ साझा करेंगे। जी। रेल मंत्रालय निरंतर और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए आम यात्रियों को, लोगों को प्रतिबद्ध है और प्रयासरत भी है। उसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल भी, चूँकि ये वो जोन है, ये मंडल है भोपाल कि यहाँ से देश के हर एक क्षेत्र के लिए ट्रेन चलती है, तो निश्चित तौर पर दबाव तो होता ही है। दबाव के साथ प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी कोने से देश के यहाँ यात्री आए, वो अपने गंतव्य तक बड़े ही आराम से यात्रा कर सके, ये प्रयास है और सुविधाएं निरंतर जारी हैं। लगभग 13 स्टेशनों का जिक्र आपने किया था और निश्चित तौर पर 13 स्टेशन हैं तो काफ़ी कुछ आवागमन भी रेलों का यहाँ होता है। आपने ये भी कहा कि देश भर में जाने के लिए यहाँ से ट्रेनें मिल जाती हैं। चारों तरफ का जो क्राउड है मध्य प्रदेश से होते ही गुजरता है, जहाँ भी जाना है देश में, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो मूलभूत सुविधाएं जिनकी हम आवश्यकता होती है रेलवे स्टेशनों पर और ख़ासतौर से रेल यात्रियों के लिए, इन 13 स्टेशनों में जो पड़ते हैं और 3 जो आपने गिनाए, जबलपुर है, भोपाल है, कोटा जो जोन है, उसमें किस तरह से इन सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है और किस तरह की है जो सुविधाएं नहीं है जिन पर आप सलाह देते हैं? 13 स्टेशन वो हैं जो अमृत भारत योजना के तहत से स्वीकृत हुए और अभी इनकी संख्या बढ़ भी गई है। अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन स्वीकृत हुए उनका पुनरुद्धार है, उनका विकास, जैसे यात्रियों को वहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, वेटिंग रूम्स, खान पान के लिए स्टॉल्स, ऐसे कई ऐसे उत्कृष्ट आपको सेवाएं आने वाले समय में मिलेंगी, जैसे कि आप समझेंगे कि किसी मॉल में हम आए हुए हैं। वो कुछ चिन्हित स्टेशन किए गए हैं, वो 13 हैं और उनकी संख्या बढ़ भी गई है अभी। वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जैसे आपने कहा कि 3 कोटा, भोपाल और जबलपुर ये डिवीज़न है। जोन जो है जबलपुर लगता है पश्चिम मध्य रेल का। ये भोपाल जो है देश की आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी के बीच मध्य में प्रदेश की राजधानी भी है। तो यहाँ से लोग उम्मीद करते हैं कि भोपाल हम पहुँच करके चारों दिशाओं में आसानी से यात्रा कर सके। तो चारों दिशाओं की ट्रेनें यहाँ आती हैं और अभी तो विश्व स्तरीय स्टेशन जो है कमलापति यहाँ विकसित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी किया। तो लोग अनुभव साझा कर ही रहे हैं, देख भी रहे हों कि पहले की रेल में और आज की रेल में कितना फ़र्क है। स्वाभाविक है, हमेशा मांग बढ़ती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, तो होती रहेगी। लेकिन जो यात्रियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय और निरंतर निचले स्तर से सुझाव मांगता है, हम लोग वो वहाँ तक पहुँचाते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में उनमें कार्य भी होंगे, बदलाव भी आएंगे। देश का दिल है मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल बिल्कुल मध्य में पड़ती है। यहाँ के स्टेशनों की बात आपने की, जैसे रानी कमलापति की बात की है, मेन स्टेशन भी अब डेवलप हो रहा है, सराउंडेड स्टेशंस भी बेहतर किए जा रहे हैं। आप एक सलाहकार समिति में होने के नाते किन चीज़ों को यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जो यात्री आपसे
शिकायत करते होंगे या कहते होंगे, आप देखते होंगे ऐसी दिक्कतें या सुविधाओं को, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए रेलवे की वो कितनी परफेक्ट है, और उसमें फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, आप जो देखकर ऑब्जर्व करके या शिकायतों के आधार पर सलाह देते हैं बोर्ड को, वो किस तरह की हो? दो चीज़ें हैं। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, और आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं की भी जाती हैं। अभी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो देखने समझने में आ रही है, और मुझे भरोसा भी है कि आने वाले समय में इसका अति शीघ्र निदान होगा, वो है छोटे स्टेशन के पैसेंजर्स के लिए लोकल ट्रेन्स। और एक विषय भी आपके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं आपके माध्यम से, डीडी हेलो डीडी के माध्यम से, कि भोपाल चूँकि प्रदेश की राजधानी है, जी जी। और आसपास के ज़िलों से, क्षेत्रों से, सराउंडिंग 100-150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों से लोग डेली अप डाउनर से यहाँ अपने घर काफ़ी परिवार यात्री चलाने up के down लिए करते हैं, जी। यहाँ पर अप डाउन करते हैं। उनके लिए विशेष प्रावधान अभी तक कुछ ऐसे नहीं किए गए हैं, तो प्रयास यही है, और कि आने वाले समय में उनके लिए कुछ विशेष आवागमन की सुविधा हो। चूँकि क्या होता है, वो जो रूटीन ट्रेन्स हैं उन्हीं में यात्रा कर पाते हैं। जैसे मुंबई दिल्ली में आप जाएंगे तो DMU मेमू चलती हैं, वो यहाँ सुविधा है नहीं। जी जी। तो काफ़ी मशक्क़त के साथ, उनको तकलीफ़ों के साथ वो यात्रा करना पड़ रही है, और वो तकलीफ़ें जो हैं, उनकी पूरी ऊर्जा, जो एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है कि वो दिन में जाएगा, अपनी नौकरी करेगा, तो उसकी अधिकांश ऊर्जा तो उस यात्रा में खत्म हो जाती है। वो संघर्ष की यात्रा होती है। साथ ही साथ कई स्टेशंस पर पार्किंग की शिकायतें भी आ रही हैं कि उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भोपाल एक बड़ा क्षेत्र हो चुका है। जी जी। रेलवे स्टेशन से किसी को 20 किलोमीटर दूर जाना, उसका कार्यालय है, किसी को 15 किलोमीटर जाना है, तो पार्किंग की व्यापक व्यवस्था, उचित प्रबंधन जो है, ऐसा हो कि उनको आसानी से ट्रेन पकड़ें और घर तक पहुँचे, और उनकी ऊर्जा जो यात्रा में नष्ट होती है वो अपने काम में लगे, तो दोनों का ही विकास है, देश का भी और व्यवस्था का भी। व्यवस्था में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, जैसा कि आपने कहा। और पार्किंग की बात की तो पार्किंग में कुछ ज़्यादा भी फीस होती है, खासतौर से कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करें, मेन रेलवे स्टेशन की बात करें, जो डेवलप किए गए हैं और हाईली मॉडिफाइड हैं। तो जैसा आपने कहा कि ये सुविधा आसान हो, मतलब ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली हो, आने जाने वालों के लिए अपनी गाड़ी रखकर वो आसानी से वहाँ से जा आ सके, समय से गाड़ी पकड़ सके, ट्रेन पकड़ सके, तो इसके लिए भी कभी कुछ कोशिश की है आपने? कि कुछ विषय नीतिगत होते हैं, उन पर तो चर्चा किया जाना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, परंतु ये बात सत्य है कि लोग निरंतर शिकायत करते हैं कि हमको पार्किंग में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। शिकायतें आती रहती हैं, और वो एक ऐसी जगह है कि बहुत लंबा समय लगेगा उसके सुधार में, क्योंकि जब तक धरातल से आप किसी चीज़ का एनालाइज नहीं करोगे, जिस पीड़ा को समझोगे नहीं, तो सुधार संभव नहीं है ना। सुधार करने के लिए हमें खुद भी जानना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जी बिल्कुल। ये बात बहुत मुफीद है कि कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन सुधार किस तरह से, कब कब, कैसे कैसे होना है, यह समय के अनुरूप और ज़रूरत के अनुसार चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ खास मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात कर लें रेलवे स्टेशंस पर, जो रेल अब भारतीय रेल अब दे रही है अपने यात्रियों को, और उसमें ख़ास तौर से काफ़ी समय भी बिताते हैं यात्री, काफ़ी समय रहते हैं जब अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं, तो वो उन सुविधाओं को लेकर आपका क्या कहना है कि वो सुविधाएं वाकई जो रेल विभाग दे रहा है, बोर्ड जिसको पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, कितनी मुफीद है? देखिए, पहले की अपेक्षा आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको साफ सुथरे मिलेंगे, सारे स्टेशन चमकते हुए मिलेंगे। ट्रेन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी को स्वच्छता सभी के सामने देखने को मिल रहा है, उसका व्यापक असर है, पूरे देश के अंदर ऐसा है। ट्रेन के अंदर भी उन्होंने ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग जो स्टाफ चला रहे हैं, तो हर ट्रेन के अंदर ही स्टाफ है। अगर गंदगी की सूचना मिलती है, कोई ट्वीट करता है या 139 पर शिकायत करता, तो इमीडिएट उसकी शिकायत को सुलझाया जाता है। जी जी। साथ ही साथ महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए RPF द्वारा एक मेरी सहेली अभियान के तहत महिला एस्कॉर्ट टीम RPF की चलती है, जो महिलाओं की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। ये भी सुविधाओं में ही काउंट किया जाएगा। पहले अकेली महिलाओं को चलने में अब डर नहीं लगता। सुरक्षा है महिलाओं को लेकर, खास तौर से जो GRPF है, CRPF GRP और RPF दोनों है, महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और महिलाएं भी है उसमें, जो महिलाएं रहती है। अभी तो नया आपने नवाचार देखा होगा कि लोको पायलट्स भी महिलाएं ट्रेन को चला रही हैं।
लंबी दूरी की ट्रेनों की अगर हम बात कर लें तो उसमें काफ़ी पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कोई त्यौहार होता है या कोई ऐसा शादी विवाह का समय होता है, उस समय भी काफ़ी कुछ लोगों का आना जाना रहता है और उस समय यात्रियों को ट्रेन रेल प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन तक बहुत सारी चीज़ों का या दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए टिकट की लाइन में तो अब ऑनलाइन फ़िलहाल कर दिया है कि आप लोकल टिकट भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऐसा रेल विभाग ने कर दिया। ऑनलाइन जितना किया है उससे कुछ तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को भीड़ का सामना ना करना पड़े या बहुत आसानी से उनको मिल जाए टिकट या इजी हो उनके लिए। अभी हाल ही में एक रेल वन करके ऐप लॉन्च की हुई है। आप उसी में इवन रिजर्वेशन के साथ साथ जनरल टिकट भी बुक कर सकते हैं पैसेंजर्स। उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और मैं यहाँ से भी अपील करता हूँ कि जो भी यात्रा करते हैं ट्रेन से वो रेल वन ऐप डाउनलोड करें। तो उसमें जनरल टिकट, रिजर्वेशन, यदि आप खान पान के लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी के फूड प्लाजा से खान पान के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आप भीड़ से बचेंगे। लेकिन कई त्योहारों के समय में, जैसे आपने चर्चा की, त्योहारों के समय में क्या होता है कि स्वाभाविक है वो एक अनियोजित भीड़ होती है। मैं इस पर जवाब लूंगा। संदीप नामदेव जी एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। संदीप जी, आप अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। सर सवाल ये है कि छोटे बच्चों का किराया कितने साल से चालू हो जाता है सर, और अभी सीनियर सिटीजन वालों के लिए क्या सब्सिडी मिल रही है रेलवे में? संदीप जी, आपका क्वेश्चन जो है, छोटे बच्चों के लिए 6 साल तक हाफ टिकट है और 11 साल तक हाफ टिकट है और 11 साल के बाद आपको पूरा टिकट देना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कोई सब्सिडी नहीं है। जी बिल्कुल। आपको संदीप जी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से टिकट आप ले सकते हैं और सीनियर सिटीजन को क्या सुविधा है। आप जो जवाब दे रहे थे कि जो हम सुविधाओं की बात कर रहे थे उसमें कि किस कैटेगरी की सुविधा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ओवरबर्डन होता है। ऐप की बात कर रहे थे, आप टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो शायद उस चीज़ से फ्रेंडली नहीं है। मोबाइल सभी के पास है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। नहीं, उसके लिए एवीटीएम मशीन्स भी लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप विंडो पर जाकर टिकट ले, बाहर एवीटीएम मशीन्स लगाई हुई हैं। वेंडर्स आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये तो कई बार जानकारी का अभाव भी होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी रेलवे चाहता है कि अपने यात्रियों को किसी तरह से कोई असुविधा ना हो और निरंतर ही उसी दिशा में प्रयास कर रहा है। चाहे रेल वन ऐप हो या एवीटीएम मशीन हो या विंडो से टिकट ले सकते हैं। वो भीड़ का जो एक आपने कहा कि वो केवल अनियोजित भीड़ है, कभी त्योहारों पर हो जाती है, कभी कोई मेला है, कभी कोई विशेष पर्व है या कोई ऐसा फेस्टिवल या कोई समागम है या कोई सम्मेलन है, तो स्वाभाविक एकदम से लोड बढ़ता है, थोड़ी दिक्कत तो होती है। कमलेश जी, एक चीज़ और होती है कि जैसे कि ट्रेन में ही एक टिकट ऑनलाइन टिकट काउंटर ऐसा बना दिया जाए पूरी ट्रेन में, कहीं ऐसा जैसे वो फूड के लिए एक वो होती है, उसी तरह से एक आध काउंटर बना दिया जाए जहाँ अगर कोई बहुत जल्दबाजी में टिकट, ट्रेन का टाइम हो गया, नहीं ले पा रहा है, अगर वो ट्रेन में बैठता है तो क्योंकि पेनाल्टी लगती है अगर वो बिना टिकट के बैठता है, तो वहाँ जाकर वो पे करे, टीसी हो या जो भी हो, इस तरह की कोई व्यवस्था भी हो सकती है। नहीं, ये तो बेसिकली मतलब अजीब आपके सुझावों में शामिल हो सकती है। नहीं, ऐसा सुझाव देना भी ठीक नहीं है ना। इतनी अर्जेंट कौन सी कि हम प्लेटफॉर्म तक जाएंगे, कई बार होता है टिकट ना ले कि पाएंगे। किसी ना किसी तो उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जो स्टाफ होता है, सीटीआई होते हैं, वो आपको कंसीडर करते हैं। अगर उनके पास सीट वैकेंट होती है तो वह निश्चित तौर पर अवेलेबल कराते हैं और जो भी मतलब वैधानिक उसका चार्ज है वही चार्ज लेते हैं। वापस रेलवे स्टेशन पर हम आ जाते हैं। हम स्वच्छता की बात कर रहे थे। स्वच्छता में वाकई अब बहुत काफ़ी कुछ काम हो रहा है। शहरों की बात करें, हम रेलवे की बात करें और रेलवे प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अब वहाँ पर भी जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि शौचालय है, उसके अलावा डॉर्मेंट्री है, रुकने की व्यवस्थाएं हैं, आजकल एकोमोडेशन का भी बहुत बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन सभी स्टेशंस पर नहीं है। बहुत सारे स्टेशंस अछूते हैं इन चीज़ों से। अब छोटे स्टेशंस पर जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई में भी कमतर मिले, और उसके अलावा दूसरी जो सुविधाएँ हैं वहाँ पर वो रुकने की सुविधाओं की कहीं कुछ दिक्कत हो। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसी इस जरूरत सवाल का जवाब मैं चाहूँगा। रूबी जी फरीदाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। रूबी जी, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। शायद उनका फ़ोन कट गया है। जी, वही सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे ज़रूरत लगती है जिन स्टेशंस पर, तो नीचे से सुझाव जाते हैं और हमारे माननीय सांसदगण, क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि भी हमेशा से ज़रूरतों को अवगत कराते रहते हैं, तो सुधार होता है। अब रहा सवाल नई सुविधाओं, जैसे आपने कहा सफाई के साथ साथ अभी भोपाल में जो नए वेटिंग रूम्स
उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो घंटों के हिसाब से भी दिए जाते हैं कि आपको 2 घंटे रेस्ट करना है तो कम चार्ज में आप जा करके उसमें आराम कर सकते हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। क्लासेस के हिसाब से भी उपलब्धता है आपको, क्या जनरल लोगों के लिए भी वेटिंग रूम्स उपलब्ध हैं, वातानुकूलित के लिए अलग से उपलब्धता है। आप वहाँ स्टेशन के वॉशरूम्स को जाकर देखिए, पहले लोग और आज में क्या अंतर पाते हैं। तो सुधार तो निरंतर जारी रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, वो तो एक क्रम है। कल कुछ नया होगा तो होता रहेगा। हम वर्तमान में क्या बदल सकते हैं, इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ़ सुथरे प्लेटफॉर्म को भी गंदा कर जाते हैं। तो उनमें नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि रेलवे जो है राष्ट्र की संपत्ति है और ये राष्ट्र हम सबका है। हम सबकी संपत्ति जी। राष्ट्र हम सबका है, तो थोड़े हम दायित्ववान रहें उसके प्रति, कि उसके साफ सफाई में, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करने में हम सब मिलकर सहयोग करें। बिल्कुल। रूबी जी फिर जुड़ गई हमारे साथ, कॉलर हैं फरीदाबाद से, उनका सवाल ले लेते हैं। रूबी जी सवाल कर सकते हैं आप हमसे। रूबी जी आप सवाल कीजिए हमसे। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आसाम जाने के लिए ना, जैसे मतलब टिकट मतलब हो जाएगा जी? एक बार और अपना सवाल। जाने के लिए टिकट, आपका जो प्रश्न है, आप अपने आसपास घर परिवार में जो बच्चे मोबाइल चलाते होंगे उनसे बोलिए वो रेल वन ऐप डाउनलोड करें और घर पर ही टिकट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। रूबी जी मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब कमलेश जी ने दे दिया है और निश्चित ही आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आम जनता जानकारी का अभाव है निश्चित तौर पे। चूँकि रेलवे कोशिश करता है, बहुत सारी जगह सूचनाएं लगाता है, प्रमोशन करता है, बताता है, प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उसके बाद भी अछूते होते हैं कुछ लोग जो नहीं पता होता है कुछ लोगों एक हाँ, इसमें जरूर नवाचार आज आपने दिया तो मेरे दिमाग में आया। मैं कोशिश करूंगा कि अभी ये प्रचार प्रसार का जो हमारा अभियान होता है, रेलवे अभी कर ही रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लेके भी जाऊँगा कि इनको हम चौक चौराहों पर भी लेके जाएँ ताकि लोग अवेयर हों। तो छोटी छोटी जानकारियाँ जिनको नहीं होती वो आमजन तक पहुँचेंगी, तो वो स्टेशन पर आकर जो भीड़ में परेशान होते हैं, एक दूसरे से पूछते, तो अवेयर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी आधी समस्याएं तो खुद ही समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। आपने ये कहा कि प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लेकिन जो कहें शहरी इलाकों में तो प्रचार प्रसार खूब होता है, बड़े शहरों में लोगों के बीच में ये बातें जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में जहाँ कभी कभार यात्रा करते हैं रेल की ग्रामीण, लेकिन कभी ना कभी मौका पड़ता है, उन लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको लगता है कि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में भी रेलवे का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि अब तो रेल लाइन्स काफ़ी जगहों पर जारी, काफ़ी ग्रामीण अंचलों को जोड़ रही है। डिजिटल भारत में ये एक सबसे बड़ी सुविधा है। आजकल किसी भी गांव में, शहर के साथ साथ गांव के बच्चे भी इतने मोबाइल के मतलब ऐसे यूज़र हो गए जानकारी के साथ कि वो हम लोगों से ज़्यादा उनको जानकारियां होती हैं कि क्या होने वाला है। जी जी। केवल एक वर्ग विशेष है, जैसे 60 के ऊपर ग्रामीण बुजुर्ग हैं, वो नहीं यूज़ कर पाते। अधिकांश लोग वेयर इज माई ट्रेन से ट्रेन का पता लगा लेते हैं, कहाँ से कहाँ जाती है, उनको सब जानकारियाँ होती हैं जो फिर भी आवश्यकता लगती। तो मैंने अभी आपसे कहा ही है कि अगली बार मेरी कोशिश ये होगी कि इन जो नुक्कड़ नाटक या प्रचार प्रसार के साधन माध्यम है वो बाजार में लेके जाएं ताकि आमजन अवेयर हो सके। बिल्कुल अवेयर हो सके। ऋषि मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ ग्वालियर से कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल हम ले लेते हैं। जी ऋषि मोहन जी आप सवाल कर सकते हैं हमसे। जी ऋषि मोहन जी आप सवाल कर सकते हैं हमसे। हाँ सर जी नमस्ते जी मेरा प्रश्न, हाँ सवाल पूछिए। हाँ मेरा प्रश्न ये था सर कि रेलवे में बहुत सारी चीजें बंद हो गई, जैसे प्रिंटेड टाइम टेबल मिलता था पहले, हैं, और ये वेइंग मशीन भी लगी रहती थी, ये सब कैसे बंद हो गई? एच व्हीलर की दुकानें बहुत होती थी, अब वो नहीं मिलती। इस सब की वजह क्या होती जा रही है? आधुनिक तो बन रहा है स्टेशन, बहुत सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, रेलवे बहुत अच्छा काम भी कर रही है, हाँ, लेकिन दिक्कत अभी भी एक कोच की भी दिक्कत आती है। जनरल में बहुत भीड़ मिलती है हमेशा, एकदम हमेशा रिजर्वेशन नहीं मिल पाता कई बार। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सुविधाएं बढ़ना चाहिए सर। कभी आप सुझाव रखें मतलब रेलवे के समक्ष। मेरा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ऋषि मोहन जी आपका, बहुत अच्छा सवाल किया। धन्यवाद कि आपने अच्छे कामों की सराहना भी की और निश्चित तौर पे आमजन से जुड़ा हुआ है कि जनरल कोचेस की कमी है। तो आपने शायद देखा होगा पिछली संसद में हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी ने 12,000 जनरल कोच के निर्माण के लिए वहाँ से घोषणा भी की थी
और अति शीघ्र वो ज़मीन पर आएंगे। और अभी भी आप देख रहे होंगे जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनमें 2 जनरल आगे 2 जनरल पीछे लगकर चल रहे हैं। फिर भी यात्रियों की मांग के अनुसार जगह जगह मंडलों से समितियों के माध्यम से ये जानकारी मंगाई जाती है, हम लोग देते भी हैं कि जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने के लिए रेल मंत्रालय निरंतर प्रयासरत है और यात्रियों की बेहतर यात्रा के लिए वचनबद्ध भी है। चार्ट की भी बात की उन्होंने, वेइंग मशीन की भी बात की, उसके साथ घंटी बजती थी कि ट्रेन आने वाली है। अब वो डिजिटल युग आ गया ना, अभी जो बात कर ही रहे थे तो डिजिटल युग आ गया है, तो डिस्प्ले लगे हुए हैं, एलईडी डिस्प्ले लगे हुए हैं। आप ट्रेन पर देख ही रहे हैं, पेपरलेस की बात कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट वैलिड माना ही जाता है। आपके शहर से भी एक कॉलर हैं राम स्वरूप जी, विदिशा से जुड़ गए, उनका सवाल और ले लेते हैं। राम स्वरूप जी, आप सवाल कर सकते हैं हमसे। शायद फ़ोन कट गया है राम स्वरूप जी का। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत काफ़ी चीज़ें बदल रही है और इस बदलते दौर में लोगों को उसके फ्रेंडली होना पड़ेगा। और निश्चित ही है कहीं ना कहीं कुछ पुराने लोगों को दिक्कत हो सकती है जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के फ्रेंडली नहीं हैं। अब कुछ ख़ास बातें अगर हम करें इसमें तो जैसे एजेंसियों को काम देने की बात होती है और उसके साथ फिर जो वज़न उठाने वाले लोग होते हैं, कुली हैं, उनको भी अलग अलग जगहों पर, लेकिन कुलियों की भी अपनी समस्या है कि उनको एक तय मापदंड के अनुरूप ही उनका भुगतान होता है, उसमें शायद कुछ गुजारा नहीं हो पाता। कुलियों की भी तो अपनी समस्या है, उनको उठाते हैं कभी आप? देखिए वो एक उनके पैरामीटर फिक्स है और कुछ विषय जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था एक प्रश्न के जवाब में, वो नीतिगत होते हैं। यदि वो अपनी समस्याओं को प्रॉपर लेके जाते हैं तो निश्चित तौर पे मंडल प्रबंधन उसका निदान करता है। वो ऐसे विषय हैं जो यात्रियों से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं। जी। और मेरा पूरा भरोसा भी है और मैं इस बात को दावे से कह भी सकता हूं कि यदि वो अपनी समस्याओं को मंडल तक लेके जाते हैं तो उनका निदान उचित दिशा में और बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल के इस जवाब को आपने दिया है। दीपा बिहार से हमारे साथ जुड़ गई, एक और कॉलर, उनका सवाल ले लेते हैं। दीपा, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। दीपा आप जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि ट्रेन तो बढ़ रही है लेकिन ट्रेन के में पैसेंजर का जो जनरल पैसेंजर है उसका डब्बा नहीं बढ़ रहा है। अभी आपने इस सवाल का जवाब दिया था कि और क्या है कि सर वो जनरल ट्रेन कम बढ़ रही है, एक्सप्रेस ज्यादा बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न जो है वही प्रश्न है। जनरल कोचेस बढ़ रहे हैं, हाँ, जहां आवश्यकता है वहां पर आप देख रहे होंगे कि मेमो ट्रेन चलाई जा रही हैं और जो जगह छूट रही हैं कि जहाँ पर वैसे कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है जहाँ पर एक मेमो ना चलती हो। फिर भी आवश्यकता होगी तो उन मेमोज को, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के क्षेत्रीय सांसद वो इस बात से अनभिज्ञ होंगे। वो निश्चित तौर पे उसी सकारात्मक दृष्टिकोण से उस दिशा में अपना प्रयास करेंगे और जल्दी ही आपको भी वो सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, यानी कि सारी सुविधाएं कोशिश है कि रेल विभाग की सभी को मिले। एक आखिरी सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई रेल यात्री यात्रा करता है तो खान पान की एक बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी होती है कि घर जैसा खाना मिले या ऐसा मिले जो उसके शरीर के लिए अच्छा हो। बहुत सारे फूड प्लाजा हैं, फूड स्टॉल्स हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें रेलवे अब कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें इसमें देखने को मिलती है। उसको लेकर भी आप ने कोई सुझाव दिए हैं या उसमें रेलवे ने कुछ बहुत इम्प्रोवाइज़ किया? रेल मंत्रालय के अधीन ही IRCTC ने अपने फूड स्टॉल्स जो हैं उन पर निरंतर सघन चेकिंग अभियान के माध्यम से अपने खाने की क्वालिटी की जो शिकायतें आती थी उसमें बेहतर करने की पूरी व्यवस्था की हुई है। आज आप देखेंगे तो वंदे भारत के यात्रियों से खाने के बारे में जानकारी लें, शताब्दी के यात्रियों से खाने के बारे में जानकारी लेंगे, राजधानी के यात्रियों से लेंगे। अब ये अलग बात है कोई स्टेशन पर कोई फूड प्लाजा है उससे आप लेते हैं भोजन और कई बार ऐसा होता है कि उसकी गुणवत्ता अनुरूप नहीं होती वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन फिर भी फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं विजिट करते हैं, जांच करते हैं, अधिकारी भी जांच करते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं, यात्रियों से फीडबैक लिए जाते हैं, तो काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। जैसे हमने बताया कि सुधार की गुंजाइश कभी खत्म नहीं हो सकती, सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी और लोग कहीं ना फीडबैक कहीं देते रहेंगे, काफ़ी कुछ रेलवे ने सुधारने की पूरी कोशिश की है। तो
दर्शकों, आज हमने रेल यात्री सुविधाओं के बारे में बात की है रेल सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश सेन जी से, और उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे सवालों के जवाब दिए, आपके सवालों के जवाब दिए, और निश्चित इस विषय की जानकारी आपको काफ़ी कुछ अब बढ़ी होगी और आने वाले समय में ये विषय में जो बातें हुई वो आपको काफ़ी कुछ बेहतर कारगर साबित होगी। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी और एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये